अब जैसे हम लोग पढ़े इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सीख चुके, अब हम लोग जाए डाले वैलेंसी। संयोजकता कहते हैं हिंदी में वैलेंसी यानी संयोजकता। वैलेंसी यानी संयोजकता। बात समझ में आया? अब संयोजकता देखो होता क्या है, पढ़े होगे जूनियर क्लास में पढ़े, क्लास 1 से क्लास 7 से शुरू हो जाता है, तो आज जानने की कोशिश करेंगे। बताएंगे कि वैलेंसी क्या होती है। किसी तत्व की वो संख्या होती है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से संयोग करता है। बात समझ आया? फिर समझिए इस चीज को, इस वैलेंसी यानी संयोजकता किसी तत्व का वह संख्या है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से निर्भर संयोग करता है। बात समझ में आया? जैसे ये देखो, ये है H2O। क्या है? H2O। ऑक्सीजन से कौन जुड़ा है? ऑक्सीजन से कितना हाइड्रोजन जुड़ा है? 2 जुड़ा है। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी हो गई? 2। अब ये देखो NH3 है, नाइट्रोजन से कौन हाइड्रोजन जुड़ा है? 3। नाइट्रोजन की वैलेंसी 3 हो गया। बात समझ में आया? यह देखो CH4 है, कार्बन से कौन हाइड्रोजन जुड़ा है? 4। कार्बन की वैलेंसी 4। इसके ऊपर चलो ऐसे HCl, हाइड्रोजन से क्लोरीन से कौन हाइड्रोजन जुड़ा है? 1। क्लोरीन की वैलेंसी 1। बात समझ में आ गया? तो वैलेंसी की परिभाषा तो समझ में आ गई सबको। क्या हो गया कि वैलेंसी क्या हो गया कि तत्व की वह संख्या होती है जो प्रदर्शित करता है कि उस तत्व का एक परमाणु कितने हाइड्रोजन परमाणु से क्या करता है? सहयोग करता है, जुड़ता है। बात समझ में आया? अभी जो वैलेंसी है वो संयोजकता है, वह जो हम लोग चर्चा किए थे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हम लोग पढ़े थे, पिछले दिन चर्चा हुई थी कि तत्व के सबसे बाहरी कोष में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन होते हैं उस कोष को वैलेंसी कोष कहते हैं, सेल कहते हैं, और जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आया? बात समझ में आया कि सबसे बाहरी वाला कोष जिसमें इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उस कोष को वैलेंसी कोष कहते हैं, सेल कहते हैं, वैलेंस, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसको वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात समझ में आ गया? क्या था कोई दिक्कत बर्बाद? ठीक है। अब देखो क्या करते हैं, जब वैलेंसी ज्ञात करना होता है तो सबसे पहले हम उस तत्व के सहयोगी कोष में यानी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को निकालते हैं और जब वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी, बात समझ में आया? तो यदि सबसे पहले क्या करेंगे, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे तब पता चलेगा ना। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, सहयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या निकल जाएगी। अब सहयोगी इलेक्ट्रॉन की संख्या अगर जितनी निकल जाती है, ये देखो, यदि इफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन CY इलेक्ट्रॉन ये है 1 to 4 देन यही क्या होगी? वैलेंसी होगी। बात समझ में आया? हमने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। क्या लिखा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेगा तो हमको ये पता चल जाएगा उस तत्व में के वैलेंसी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? जितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन आएंगे, यदि वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या 1 से 4 है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है? 1 से 4 है, तो वह उस तत्व की वैलेंसी हो जाएगी। वह उस तत्व की क्या हो जाएगी? वैलेंसी हो जाएगी, ठीक है। और यदि इफ नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन, ठीक है, मोर देन 4, 4 से अधिक होगी। 4 से यदि अधिक हो रही है, 4, 5, 6, 7, 8 कुछ भी होगी, तो क्या करेंगे? ये करेंगे 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? किसी कोई दिक्कत? हमने क्या बताया? हम लोग चर्चा कर रहे हैं संयोजकता निकालने के लिए। किसी तत्व की संयोजकता निकालने के लिए तो
तो सबसे पहले बताएगा उसका क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देंगे तो उसके बाद क्या आ जाएगा, आपको संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या आ जाएगी। बस सबसे लास्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन है उसी में संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेंगे, तो वह संख्या निकल आएगी। जब वह संख्या निकल आएगी तो देखेंगे यदि उसकी संख्या 1 से 4 है तो वह उस तत्व की क्या होगी, वैलेंसी यानी संयोजकता हो जाएगी। ठीक है। दूसरा, यदि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है वह 4 से अधिक आ रहा, मोर देन 4, 4 से अधिक आ रहा है, 4, 5, 6, 7, 8 से अधिक नहीं आएगा, तो 4 से जब अधिक आएगा तो क्या होगा, उसमें उसकी वैलेंसी ज्ञात करने के लिए 8 में से क्या करेंगे, नंबर ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉन को घटा देंगे। मालूम सपोज है संख्या आ गई 6, कितना आ गई, 6, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी आ गई, 6 आ गई, तो हम क्या करेंगे 8 में से पूरी इलेक्ट्रॉन को घटाएंगे, 8 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा 2, तो उस तत्व की वैलेंसी क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी या 2 हो जाएगी। बात समझ में आएगा। तो पहला एप्लीकेशन वैलेंसी निकालने का। ठीक है, तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ find out the valency of following atoms, element लिखो, following element, following element whose atomic number, whose atomic number follows, निम्नलिखित है। अच्छा, following whose atomic number is follows or follows। ठीक है, तो अब ये देखो, ये मान लो हो जाए 7, 9, 11, ठीक है, 15, 18 और क्या दिया जाए 25, चलो 35। सबका वैलेंसी निकालो, सबका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। पहले 7 से शुरू करो, 7 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, पर एक ही लिखते जाना, एक कर लो फिर आगे वाला नंबर लिखना। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोगों ने पढ़ा पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, तो हेडिंग डाल ले पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो ये सीधा हो जाएगा, ये डायरेक्ट लिख सकते हो, इज प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएगा वो पैरामैग्नेटिक होगा, जिसमें नहीं होगा वो पैरामैग्नेटिक नहीं होगा। ठीक है, तो जरा लिख लो, ये है एटॉमिक नंबर 14, इसका जरा लिखो, एटॉमिक नंबर है 14 यानी 14।
इसमें है कि नहीं है? अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितना? 2 4 14 है। लिखोगे क्या लिखोगे? 1s2 2s 2p 6, इसके बाद 3s 2 और उसके बाद 3p, यही है, यही आया। अब देखो क्या हो गया कि जो वैलेंसी वाले में है यही वाले हैं, सैलरी इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है? सैलरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या है वह कितना है? 4 है। कितना है? 4 है। अब देखो 2s में भी है और सॉरी 3s2 में है और 3p2 में है। बात समझ में आया? तो हम लोग पढ़े कि जो s होगा, s में अधिकतम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। s में अधिकतम कितने? 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये क्या है? पेयर्ड है। क्या है? पेयर्ड है। अब बात आई p की, तो p में हम कितना बनाए थे? 3 बनाए थे। कितना बनाए थे? 3। तो एक तो यहाँ हो जाएगा, एक जो यहाँ हो जाएगा। अभी हम लोग पढ़ेंगे, फूड का नियम पढ़ेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि सबसे पहले जो इलेक्ट्रॉन होते हैं केवल एक एक भरते हैं, केवल एक एक भरते हैं। तो s में हुआ तो s में 2 हो जाएंगे, ठीक है। और p में कितना हो गया? 2 हो गए। तो इसमें केवल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी कितनी? 2। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी हो गई? 2। 4 नहीं, 2 4 नहीं, कितने हो गए? 2। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? तो इस प्रकार से जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगा? वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर नहीं रहता तो पैरामैग्नेटिक नहीं रहता। बात समझ में आया? इस तरह सोडियम का होता है, देखो Na है, इसका होता है ये 11th होता है। तो इसको लिखोगे क्या होगा? लिखो इसको, ये बताओ Na क्या है? डायमैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। भाई निकाला क्या होगा? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यस में 1 है। अभी वही 2 रहता तो पैरामैग्नेटिक नहीं रहता। यस में अगर 2 रहता तो क्या होगा? डायमैग्नेटिक हो जाता, क्योंकि जोड़े हो जाता है इलेक्ट्रॉन। बात समझ में आया? तो यस में 1 है, यानी कि पैरामैग्नेटिक है। सोडियम इज पैरामैग्नेटिक। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो इस प्रकार से आप आसानी से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख करके और ये क्लियर कर लेंगे कि वो डायमैग्नेटिक होगा कि पैरामैग्नेटिक होगा। ऑन द बेसिस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, केवल अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल करके और लिख करके और बता सकते हैं कि विच वन पैरामैग्नेटिक और विच वन डायमैग्नेटिक। बात समझ में आया? अब जैसे एक क्वेश्चन लिखा गया है, ये क्वेश्चन है, देखो कभी ये आया था क्वेश्चन, क्या देखना। क्वेश्चन है विच हैज, किसके पास, विच हैज द हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ये विकल्प है Mn, दूसरा विकल्प है Mn पर +5, ठीक है। तीसरा विकल्प है Mn पर +3 है और चौथा यानी D है Mn पर +4। Mn पर +4 है। किसमें क्या है? हाईएस्ट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। Mn में कितना है? कहाँ है एटॉमिक नंबर? 29। देखो देखो देखो, फाइंड आउट Mn का कितना होता है एटॉमिक नंबर? तो हो गया, कैसे काम चलेगा? 25। तो निकालो, तो फाइंड आउट। सबसे अधिक 25 होता है, याद करो, 50 तो याद है होना चाहिए। तो कैसे कर ऐसे पढ़ोगे? शुरुआत में जब पहले बार आया तो तभी दिया गया था, सीट दिया गया था, कहा गया था 1 से 50 तक याद करो, फिर 50 के बाद फिर 100 तक याद कराया जाएगा। तो तुम जाते हो घर तो छोटे बच्चों की तरफ तुम भी घूमते होंगे।
25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालो। अब एक चीज और ध्यान देना, साधनों को अभी ये वाला चर्चा हम किए थे, ये हमें +5 है, इसका मतलब +5 है, ठीक है। +5 का मतलब क्या होगा, उसमें से 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, ठीक है। ये +3 है, इसका मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और ये +4 है, इसका मतलब 4 इलेक्ट्रॉन निकले हैं। अब साधन को वेट यूनिट, जहां भी इलेक्ट्रॉन को भरेंगे किसके नियम से, जो हम लोग बाउल का नियम पढ़े, इलेक्ट्रॉन को इस हिसाब से भरेंगे, लेकिन निकलेंगे हमेशा अंतिम कोष से, सबसे लास्ट कोष वाला होगा उसी से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, जो वैलेंसी सेल होगा लास्ट वाला उसी से निकलेंगे। यानी बात समझ में आया, हमेशा जब भी इलेक्ट्रॉन निकालना होगा कहां से निकालेंगे, लास्ट से निकालेंगे। बात समझ में आया। तो 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो, पहले 25 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो। अब ये तुमको चारों का चारों लिखना पड़ेगा, तभी कर पाओगे, एक से करके नहीं कर पाओगे, चारों का लिखना पड़ेगा। पच्चीस का लिखे, ये लिखो तो मान लो 25 का लिखोगे तो क्या होगा, 1 S 2 S 2B, उसके बाद 3 S, उसके बाद 3B 6, उसके बाद 4 S, उसके बाद 3D 5, और उसके बाद हो गया, देखो 10 12 18 20 25, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, अब हम लोग क्या करना, 3D 5 है, 5 तो सब इसके पहले सब पूरा ही है, तो हम लोग डी में पढ़े थे कितना इलेक्ट्रॉन 10, तो किसने तो 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो डी का बनाओगे ऐसे बना दोगे, डी 3D है, 1 2 3, 1 2 3 और 4 और 5 हो गया। तो सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन भरेंगे, सबसे पहले एक इलेक्ट्रॉन है, 3D 5 है, तो एक इसमें हो गया, एक इसमें हो गया, इसमें और इसमें, तो ये हो गया किसका है, ये 25 का है, ये किसका है, ये वाला विकल्प है, तो ये का हो गया 25, ठीक है। बी वाला विकल्प देखो, बी वाला विकल्प का रहा है +5 है, यानी कि 5 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, और निकलेंगे कौन, बाहरी वाले से, बाहरी वाले से निकलेंगे, तो क्या हो गया, आइए इसका 5 निकालो, 5 निकालोगे तो अंतिम ठीक है, भरे तो है, लेकिन निकलेंगे इलेक्ट्रॉन इसमें से 4S 2 हो गया, और ये वाला मान लो इसमें निकालो, अगर 4 वही रहे तो सबसे लास्ट यही है, तो 2 तो उससे निकल जाएंगे, या 3 तो निकल जाएंगे, किससे, 5 से निकला है ना, ये देखो +5 है, 5 निकलना है, तो 2 तो वही वाला निकल जाएंगे, या 3 इसमें से निकल जाएंगे, सॉरी, और 2 और 3, हाँ तो इसमें 2 तो बच जाएंगे, इसमें केवल क्या लेते हैं, ये अगर 25 विकेट को बच जाएंगे, केवल 2 इलेक्ट्रॉन बच जाएंगे, और 3 वाले में +3 सबसे यही बताया गया ना, सबसे बाहर वाली को सही इलेक्ट्रॉन निकालेंगे, फाड़ेंगे तो किसके अनुसार, आप के नियम के हिसाब से, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे बाहरी कोष वाले से ही निकालेंगे, तो इसमें केवल 2 तो बच रहे थे, और इसके वाले में क्या हुआ, 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 निकला हुआ है, तो याद देखो इसमें से 2 निकल जाएंगे, एक तो इसमें से निकल जाएगा, इसमें 4 टोन पेयर बचेंगे। बात समझ में आया। और इस वाले में
इस वाले में देखो 4 ठो निकला है, तो 2 ठो इसमें निकल जाएगा, 2 ठो उसमें निकल जाएगा, तभी कर 3 ठो बचा। यानी कि यही वाला विकल्प सही है। सबसे अधिक किसमें है? पहला वाला विकल्प नंबर 1, ऑप्शन नंबर 1 में सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया? कितने हो गए? सबसे अधिक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए। तो क्या होगा, उस हिसाब से हम लोग करेंगे कौन क्या होगा, सबसे अधिक जिसमें होगा सबसे अधिक पैरामैग्नेटिक होगा। बात समझ में आया? तो सबसे अधिक हो गया ऑप्शन नंबर ए। किसी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो अगर नहीं भी समझ में आ रहा कोई घबराने की जरूरत नहीं है। मान लो जो देने वाले हो तो पढ़ी चुके होंगे, क्लियर कॉन्सेप्ट हो गया। धीरे धीरे और मान लीजिए और क्लास वाले हैं तो धीरे धीरे क्लास में और ठीक ही जाएंगे। बात समझ में आ गया? तो अगर नहीं आता तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक और देख लो, कलर ऑफ आयन। कलर ऑफ आयन, ठीक है, आज का नियम है इज प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा वो रंगीन होगा, और जिसमें नहीं पाया जाएगा वो रंगीन नहीं होगा। कलर ऑफ आयन, आयनों का रंग, आयनों का रंग। तो हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे और उसके बाद उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ढूंढेंगे। अगर जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या करेगा, वो रंगीन आयन देगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो रंगीन आयन नहीं देगा। ठीक है, एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन है ये देखो, क्वेश्चन है द विच ऑफ द फॉलोइंग, which of the following ion will show, प्रदर्शित करेगा, will show color in aqueous solution। सॉल्यूशन यानी जलीय विलयन में कौन सा इसमें रंग देगा। ए है Al पर +3, इसका एटॉमिक नंबर जेड दिया 57, बी पर दिया है +3, ये है जेड बराबर 22, सी है Lu पर +3 है, ये जेड बराबर है 71, और डी है Sc पर +3, ये जेड बराबर है 21। इसमें से कह रहा है कि ये आयन कौन जलीय विलयन में रंगीन होंगे, कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे। तो चारों का आपको लिखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ढूंढना पड़ेगा। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे रंगीन होगा, नहीं पाए जाएंगे नहीं रंगीन होगा। कलर ऑफ आयन इज प्रोपोर्शनल टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबका एटॉमिक नंबर लिखा है, जेड पर एटॉमिक नंबर 30, ये 31 नहीं गया, 3+ लिखा गया है। है 3+ है, और Ti पर +3, Ti पर +3, 3 में 4 में निकाल लिए, 4 में लिखो, देखो क्या है।
ठीक है, निकालेंगे सबसे अधिक कंपेयर इलेक्ट्रॉन जो रहेगा वही रंगीन आयन देगा, नहीं तो रंगीन आयन नहीं देगा। ठीक है, तो इसको करके आएगा, फिर चर्चा हम लोग करेंगे, फिर कोई दूसरा चीज समझ ले। यानी कि हम लोगों ने आज पढ़ा कि क्या करना, सबसे पहले अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो सबसे पहला क्या पढ़ा था हम लोगों ने, सबसे पहले क्या पढ़े थे, बैलेंस निकालेगा सीखे। बैलेंस निकालने के बाद सीखे पैरामैग्नेटिक है कि नहीं है। उसके बाद क्या पैरामैग्नेटिक पढ़े थे, उसके बाद क्या पढ़े थे, कलर आयन देगा कि नहीं देगा। इस हिसाब से आप क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके और आसानी से कर सकते हैं। एक और बात समझ लीजिए कि जिसमें कोषों की संख्या जितनी अधिक आएगी, जिसमें सेल यानी कोष की संख्या जितनी अधिक आएगी, परमाणु का आकार उतना ही बड़ा रहेगा। परमाणु का आकार उतना ही बड़ा रहेगा। तो ये देखो, ऐसे मान लो एक कोष है, तो केवल इसी में दो है, ऐसे तीन जैसे कोषों की संख्या बढ़ती जाएगी, तो क्या होगा, उसमें परमाणु का आकार बढ़ता चला जाएगा। बात समझ में आया? तो कोष भी हम आसानी से निकाल सकते हैं। और ये वाला हम लोग सीखे ही थे, कितना कोष है, एक कोष है कि दो कोष है कि तीन कोष है, पहले इसी वाला हम लोग लिखे थे, तो पता चला। बात समझ में आ गया? तो इस प्रकार से हम आसानी से क्या कर सकते हैं, इन सब चीजों को हल कर सकते हैं। बस ये थोड़ा मेहनत करने की बात है, पढ़ने की जरूरत है। बी होगा, बी करके आना घर से, प्रैक्टिस करके आओ। मेक इन द हैबिट ऑफ प्रैक्टिस। ठीक है, अब हम लोग को यही लिख लो भाई, हुन का नियम में लिख लो। हुन देखो, हुन HUN डी हुन रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हुन रूल्स, Old rules. The pairing of electrons in the orbitals of एक बात नहीं, पर्टिकुलर ऑफ ए पर्टिकुलर सबसेल ब्रैकेट में SPDF does not takes place until all the orbitals of a subcell are singly occupied orbitals must have the electron with parallel speed.
पैरेलल स्पिन। ठीक है, अब यही समझ लीजिए ओहुन का नियम, इसका नियम ये ओहुन का नियम, इस नियम के अनुसार अगर देखा है सीधा सा मतलब, तो इलेक्ट्रॉन अधिकतम अयुग्मित रहना चाहते हैं, अनपेयर्ड। क्या रहना चाहते हैं? अनपेयर्ड। या देखो ये अन याद कर लेना, अन यूएन है अन, ऐसे मान लो कंफ्यूजन है आबाउ अहुन, आबाउ और हुन। आबाउ ने क्या दिया था? बढ़ते हुए एनर्जी लेवल के साथ इलेक्ट्रॉन का वितरण होता है, और हुन ने क्या कहा था? ये बताया था कि ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं सबसे पहले सिंगल सिंगल भरना चाहते हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अधिकतम अनपेयर्ड रहना चाहते हैं। बात समझ में आया? जैसे हम लोग पढ़े एसपीडीएफ पढ़े थे, तो एस में एक है, यस में एक ही, तो पहले एक हो जाएगा, उसके बाद दो हो जाएगा, तो उसकी बात छोड़ दिया जाए। अब बाकी अगर मान लो पी की बात करते हो, तो पी में कितना? पी में कितना? यही पढ़े थे, 3 ऑर्बिटल होते हैं, आगे उसकी शेप भी हम लोग पढ़ेंगे। पी हो गया। अब पी में देखो P1 कंडीशन है, मान लो P1 आया, पहले इलेक्ट्रॉन इसमें भरेगा, फिर क्या हो गया? P2 हो गया, तो इसमें भर जाएगा, P3 है, तो ये इसमें इलेक्ट्रॉन भर जाएगा। बात समझ में आया? तो सबसे पहले सिंगल सिंगल भरते हैं, सबसे पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन सिंगल सिंगल भरता है। बात समझ में आया? यही गुण का नियम है, अधिकतम सब क्या अनपेयर्ड रहना चाहते हैं। बात समझ में आया? एक और भी चीज है, लिखा गया सिंगल पार्ट इलेक्ट्रॉन विद क्या? पैरेलल स्पिन। तो ये सबका जितने एक साथ भरेंगे, सिंगल सिंगल भरेंगे, तो सबका जो स्पिन है, यानी ये जो तीन दिखा रहा है ना, स्पिन है चक्रण की दिशा को प्रदर्शित करता है। आगे हम पढ़ेंगे, अभी कल ही पढ़ सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन के रोटेशन की दिशा को प्रदर्शित करता है। स्पिन समझते हो, चक्रण, तो ये है सब एक दिशा में चक्रण कर रहे हैं। जब हम सिंगल सिंगल भरेंगे तो ऐसे इसका भी ध्यान देंगे कि सब एक दिशा में हो, ऐसा नहीं कि मान लो ऐसे भर दिए तो एक को ऐसे भर दिया तो गलत हो गया, ऐसे भर दिया तो गलत हो गया, इसको ऐसे कर दिया तो भी क्या हो गया? गलत हो गया, क्योंकि तीनों के तीनों एक ही दिशा में होने चाहिए। स्पिन का क्या होना चाहिए? एक ही दिशा में होना चाहिए। अगर एक दिशा में सही है, नहीं तो नहीं सही। बात समझ में आ गया? अब था देखना P1 P2 3 P3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉनों की संख्या 3, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी? 3। अब यही बात आई P4 की, किसकी? P4 की। तो सबसे पहले इस वाले में इलेक्ट्रॉन भरेगा और इस वाले के उल्टा स्पिन रहेगा। इसमें तीर ऊपर की तरफ है तो इसमें तीर नीचे की तरफ हो जाएगा। तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी? 2। कितना हो गई? 2। यहाँ देखो P5 है, क्या है? P5 है, तो एक इलेक्ट्रॉन और भर जाएगा। बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉनों की संख्या, अयुग्मित की संख्या 1। अगर वही P6 आ गया, अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या 0, सब पूरा भर गया। बात समझ में आया? जैसे मान लो तुम 10 में पढ़ने जा रहे हो, खटाई स्टेशन में बैठे, पूरा का पूरा बोगी खाली, पूरा का पूरा बोगी खाली, अब पूरा आप फ्री, जहां मन के जिस जगह के सामने से वहां बैठ सकते हैं। बात समझ में आया? जैसे आपने बैठ गया, फिर अगले स्टेशन सिसोना पहुंचे, फिर वहां एक आदमी चढ़ा, पूरा ट्रेन खाली, एक आदमी चढ़ा, तो वो क्या करेगा? आएगा तो देखेगा, जहां मन करेगा वहां बैठेगा, अकेले बैठने की कोशिश करेगा। बात समझ में आया? ये बात अलग है कि मान लो तुमसे परिचित है, तुम्हारे पास आके बैठ गया, लेकिन परिचित नहीं है तो क्या होगा? सब अकेले अकेले बैठेंगे। यानी कि अगर यहाँ से गोरखपुर तो जाए जाए, सब एक एक स्टेशन में एक एक आदमी बैठेगा, तो पूरा कंपार्टमेंट सब जंगल के पास बैठेंगे, सब एक एक बैठ जाएंगे। बात समझ में आया? सिंगली वही दिशा इलेक्ट्रॉन के साथ है कि इलेक्ट्रॉन ये हुन का नियम भी यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन क्या सब अनपेयर्ड ही, सबसे पहले अनपेयर्ड ही रहेंगे। बात समझ में आया? अब जैसे पी क्या देखा, पी वाले से डी का भी समझ लो। पी के बाद क्या आया? डी। क्या हो गया? ये डी है। इसकी सब जरूरत आएगी, देखना इसलिए बता रहा है कि क्वांटम नंबर आएगा, सब की जरूरत आएगी। तो डी में कितने होते थे? डी में 10, डी में 10 ना, तो कितना हो गया? 5 आगे 10 हुए, तो डी में 1 बताया गया था, क्या हो गया? डी में ऐसे हो गया 1 2 3, 1 2 3 4 और 5, ठीक है।
10 इलेक्ट्रॉन अधिकतम रख सकते हैं, ये कहा गया था। अब मान लो ये कंडीशन D1 क्या है, D1 इलेक्ट्रॉन भरा इसमें भरा इसमें आया, D2 इलेक्ट्रॉन भरा इसमें आया, D3 इलेक्ट्रॉन भरा, D4 इलेक्ट्रॉन भरा, D5 इलेक्ट्रॉन भर गया इसमें। मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन किसमें, D5 में। सब सिंगल भरे हैं, तीन का फिर ध्यान देंगे। बात समझ में आया। अब फिर क्या होगा, बात आई D6, कहां भरा इसमें, कैसे भरा, अपोजिट स्पिन। D7 भरा इसमें, स्पिन अपोजिट। D8 स्पिन अपोजिट। D9 स्पिन अपोजिट। D10 स्पिन अपोजिट। बात समझ आया। तो इसी तरह से हम लोग क्या करना, जैसे जैसे करते रहेंगे वैसे वैसे भरते चले जाएंगे। बात समझ, जैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखोगे और अगर D10 है, D5 है, P6 है, P2 है, तो जैसे अंतिम इलेक्ट्रॉन जो जिसमें आएगा उसी हिसाब से उसको हम लोग भर देंगे। बात समझ आया। किसी कोई दिक्कत, ठीक है। तो ये इतना कर लेते हैं, समय कोई बता देगा भाई करेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग करेंगे, प्रैक्टिस करके आएगा, ठीक है। अब चलो नया चीज आ गया, ये है क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर कौन नंबर आया, क्वांटम नंबर। देखना जबरदस्त चीजें है, सब वही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे लिख पाओगे तभी हो पाएगा। क्वांटम नंबर, अब जैसे देखो, जैसे मान लो अभी समय तो चीजें बदल गई, लेकिन थोड़ा सा पिछले जन्म में चलते हैं, ठीक है। ओके, तो पहले क्या था, चिट्ठी भेजते थे। क्या भेजते थे, चिट्ठी समझते लेटर। तो क्या करते थे, भेजते थे तो पता लिखते थे सेवा में, भाई सुरेश जी के पास जा रहा है, रमेश जी के पास जा रहा है, किसके पास जा रहा है, तो उस पर लिखा था 2। उसके बाद लिखा जाता था उनका वार्ड नंबर लिख दिया जाता था, उसके बाद गांव लिखा जाता था, फिर पोस्ट ऑफिस लिखा जाता था, फिर डिस्ट्रिक्ट लिख दिया जाता था, और फिर अगर मान लो इंटरनेशनल तो इंडिया में लिख दिया जाएगा। बात समझ में आया। तो किसी भी व्यक्ति को स्पष्ट रूप से पता बताने के लिए कई चीजों की आवश्यकता पड़ती थी। बात समझ में आया। तो ठीक उसी प्रकार से, किस प्रकार से, उसी प्रकार से, किसके प्रकार से, जैसे किसी का पता बताते हैं वैसे ही तो किसी इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति को बताने के लिए क्या हो गया, ये क्वांटम नंबर की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आया। यानी फिर हम लोग आसान शब्दों में कहें तो क्वांटम नंबर क्या हो गया, वह संख्या होती है जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पर्टिकुलर स्थिति को व्यक्त करने के लिए बताया गया है। बात समझ में आया। क्या हो गया, क्वांटम नंबर क्या हुआ, संख्या है जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉन की पूर्णतः उसकी स्थिति बताता है कि कौन कहाँ इलेक्ट्रॉन है। बात समझ में आया। उसी को क्वांटम नंबर कहते हैं। अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के 3 क्वांटम नंबर है और फिर चौथा यानी कि 4 क्वांटम नंबर है। शुरुआत में 3 ही क्वांटम नंबर वाला हुआ था, लेकिन बाद में फिर स्पिन क्वांटम नंबर की खोज हुई। यानी कि अगर कुल देखा जाए तो 4 क्वांटम नंबर होते हैं जो किसी परमाणु में किसी इलेक्ट्रॉनों की वास्तविक स्थिति, ऊर्जा स्तर, उसके चक्रण की दिशा, उसके विन्यास को प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया। तो यही बात देखिए कि क्या होते हैं क्वांटम नंबर जो होते हैं, एनर्जी लेवल, पोजीशन, स्पिन, ओरिएंटेशन,
ये बताने का काम करते हैं। एनर्जी लेवल, पोजीशन, स्पिन ओरिएंटेशन, ये सब बताने का काम करते हैं। बात समझ में आ गया। क्वांटम नंबर वर्षा क्या है, क्या करता है, किसी परमाणु में किसकी, किसी इलेक्ट्रॉन की क्या बताता है, एनर्जी लेवल, ऊर्जा स्तर बताता है, ठीक है। पोजीशन बताता है, स्पिन ओरिएंटेशन, स्पिन का मतलब होता है चक्रण, स्पिन का मतलब क्रिकेट से अगर इंटरेस्ट रखते हो तो आता है स्पिन बॉल, स्पिन बॉल सुने होंगे। स्पिन मतलब चक्रण, इसका क्या मतलब, स्पिन बॉल का क्या मतलब, स्पिन देखो, अगर हम बाल फेंकते हैं, जो बालर होते हैं बाल फेंकते हैं, तो बाल तो ऐसे फेंके ठीक है, तो उसमें एक प्रकार की मोशन है, ऐसे थ्रो या प्रोजेक्टाइल मोशन है, बाल को फेंक रहे हैं। अब स्पिन में क्या करते हैं, ये फेंकने के साथ साथ इसको बाल को ऐसे रोटेट करते हैं, और बाल सीधे भी जा रहा है, उसकी दिशा ऐसे भी हो सकती है चक्कर की, और ऐसे भी, बाल तो ऐसे जा भी रहा है लेकिन साथ में या तो ऐसे मोशन कर रहा है या तो ऐसे मोशन कर रहा है। तो जब ऐसे मोशन इधर से करता है इधर करता है, तो इसका जो गिरना है, जो आगे बैट्समैन के पास जाना है, तो वो सही समझ नहीं पाता है, कभी पहले गिर जाएगा कभी बाद में गिरेगा। ये स्पिन वाला बॉल है, एग्जैक्ट जो बैट्समैन के सामने थ्रो किया रखेंगे तो फिर लो, तो वो जो बॉलर है, बैट्समैन है, वो समझ नहीं पाता है कि वो बॉल, कुछ लोग ऐसे होते हैं जैसे आगे गिरता है तो आगे बढ़ के मार देते हैं, तो वो समझ ही नहीं पाता है कि बॉल आगे गिरेगा कि पीछे का, थोड़ा सा आसमान था तो विकेट क्या उड़ जाता है। बात समझ में आया। तो इसलिए कि स्पिन जो होता है वो दो तरह से करती है, आगे फिर इसमें आप पढ़ेंगे ये कि क्यों ये ऐसा होता है स्पिन वाला, तो ये स्पिन बताने का काम करता है। बात समझ में आया। तो अगर देखा जाए तो 4 क्वांटम नंबर ऐसे लिख दिया जाए, ये देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर PRINCIPAL प्रिंसिपल, QUAN क्वांटम नंबर। पहला का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, इसको n से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर, इसको L से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा है मैग्नेटिक, ठीक है, क्वांटम नंबर, इसको याद से प्रदर्शित करते हैं। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर, इसको यस से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ में आया। 4 क्वांटम नंबर क्या करने के लिए, इलेक्ट्रॉन की वास्तविक स्थिति, उसकी चक्रण की दिशा, उसके विन्यास की दिशा किस कोष में है, पहले कोष में है कि दूसरे कोष में है कि तीसरे कोष में है, को व्यक्त करने के लिए क्वांटम नंबर बनाया गया। क्वांटम नंबर कितने हुए, 4 हुए। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। किसी को दिक्कत, ठीक है। अब उसमें लिखा गया है, प्रिंसिपल को स्मॉल एल से प्रदर्शित करते हैं, एजीमुथल को एल से, मैग्नेटिक को एम से और स्पिन को एस से प्रदर्शित करते हैं। बात समझ गया। पहला हानि डालेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिख लो। इट रिप्रेजेंट, यह प्रस्तुत करता है, इट रिप्रेजेंट मेन एनर्जी लेवल आर सेल, यह मुख्य ऊर्जा स्तर को
यहाँ पर कोष को प्रदर्शित करता है। इन विच इलेक्ट्रॉन is revolving around the nucleus, और कहा दिया जाए यन represent the size of the electron orbitals. Maximum number of electrons जो है 2n स्क्वायर। और लिख सकते हो as the value of n increases, the energy of electron increases, and thus electron is less tightly held with nucleus. लिखा आपने क्या लिखा मेन एनर्जी लेवल, मुख्य ऊर्जा स्तर किसका, आप सेल मुख्य ऊर्जा स्तर या कोष को प्रदर्शित करता है। विच इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग, इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, नाभिक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। लिखा गया इट रिप्रेजेंट। अच्छा चलो ठीक है, ये जानते हैं रोहित से, जैसे मान लो हम पढ़े थे कि कोष हो गया, क्या हो गया, नाभिक के चारों तरफ क्या हो गया, कोष, जिसको हम लोग पढ़े थे कि क्या करते हैं कि 11 ये देखो के एल एम एन ऐसे बनाए थे हम लोग, या 1 2 3 बात समझ में आया। तो जो यन है मुख्य क्वांटम नंबर है, वह मेन एनर्जी लेवल को प्रदर्शित करता है। अब थोड़ा समझना, के अगर है तो उसके लिए एन का वैल्यू 1, के में है तो एन क्या हो गया, मुख्य एनर्जी लेवल इसका 1 हो गया। अगर क्या है यल में है तो इसकी मुख्य 2 हो जाएगा, यम में है तो 3 हो जाएगा। बात समझ में आया, फिर कोई दिक्कत? तो के एल एम एन है तो उसके लिए एन की वैल्यू 1 2 3 हो जाएगी। बात समझ में आएगा। यम के बाद यल है तो 4 हो जाएगा। बात समझ में आया। अब जैसे तो इलेक्ट्रॉन लिखिए तो ये पिनाप लिख जाते 1s2 2s2 2p6 मान लो लिखे, सपोज लिखे। अब क्या है, जैसे ये है तो 1 क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, क्या है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 जो है ये क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये प्रदर्शित करता है कि जो इलेक्ट्रॉन पहले कोष में है, इलेक्ट्रॉन किसमें है, पहले कोष में है, मेन एनर्जी लेवल। ये बराबर ये जो यहाँ 2 लिखा गया है 2, मतलब इट मींस इलेक्ट्रॉन किसमें है, दूसरे कोष पे। तो अगर ऐसे दिया है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या जाएगी 2, n की वैल्यू क्या जाएगी 2। 5 हो जाएगा, मान 3p ऐसे दिया 3p ऐसे 5 3p 5
इलेक्ट्रॉन की क्वांटम संख्याओं को कमांडर कीजिए, लिखिए क्या है 3 है, तो सीधे n की वैल्यू क्या हो गई 3, n की वैल्यू क्या हो गई 3। आप आसानी से जैसे जो दिया है उसके पहले वाला जो है वही मेन क्या है, मेन एनर्जी लेवल या प्रिंसिपल एनर्जी लेवल है या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, जो संख्या है वो स्पष्ट। तो पहला आज हम लोग सीखे कि मेन क्वांटम नंबर यानी n की वैल्यू डिसाइड करने का, समझ गई। n का वैल्यू डिसाइड करने के लिए हम लोग पहले पढ़े सार्वधिराव। तो उसके बाद से क्या हो गया, यहाँ लिखा गया है एक और चीज लिखा है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू n स्क्वायर, n जहाँ क्या प्रिंसिपल कोषों की संख्या है। तो हम पहले कोष में तो यहाँ देखो n के वैल्यू 1 रखोगे, ये है 2n स्क्वायर है, तो n की वैल्यू अगर 1 रखते हो 1 गुणे 1 का वर्ग, ये गुणे कितना हो जाएगा, अच्छा हाँ ये 2 छूट गया, ठीक है 2 इंटू 1 स्क्वायर हो गया, तो 1 में 1 का गुणा करोगे 1 आएगा, और इसमें जाएगा 2 यानी कि 2। पहले कोष में कितने 2 इलेक्ट्रॉन, पहले लिखे थे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस, दूसरे n के लिए 2 रखोगे तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 दूना 4, 2 दूना 8। दूसरे कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एकदम 8 रहते हैं। इसे तीसरे करोगे तो 18। बात समझ में आया। तो 2n स्क्वायर जहां n क्या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, कौन नंबर है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। और जैसे जियो लिखा है द वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, जैसे ही n की वैल्यू बढ़ती जाती है एनर्जी आल्सो इंक्रीजेस, एनर्जी तो इसका बढ़ता जाता है, लेकिन क्या लिखा है लेस टाइटली, तो नाभिक के द्वारा जो आकर्षण बल है उसका वैल्यू घटता जाता है, एनर्जी बढ़ता जाता है, और नाभिक के द्वारा जो अट्रैक्शन फोर्स है उसका वैल्यू घटता जाता है। बात समझ में आ गया। तो इस प्रकार से हम n